ओके। चलिए, सभी को गुड इवनिंग, सभी को जय श्री श्याम। आप सभी का आपके श्योर सक्सेस इंस्टीट्यूट में स्वागत है। आई होप आप लोग खुश होंगे और अच्छे से एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आज हम नेक्स्ट सीरीज लेकर चल रहे हैं। आज कुछ हमारे कह सकते हैं शिक्षा आयोग से संबंधित क्वेश्चंस है जो कि आपके जीके के में क्वेश्चन में पूछते हैं। जीके वाले पार्ट में क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। अगर आप प्री बीएड प्री डीएलएड का एग्जाम देने जा रहे हैं या शिक्षक भर्ती सीजी टेट, तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन में शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा और जहां आपको नहीं समझ में आएगा आप पूछिएगा और एकदम ध्यान पूर्वक एकाग्र होके क्वेश्चन को समझिएगा, उसके कॉन्सेप्ट को समझिएगा। क्योंकि कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर होगा तो कूट में जितने भी डीप में चीजें पूछेंगे वो सब आप अच्छे से कवर कर पाएंगे। ओके, और सबसे पहले क्लास को एक बार आप लोग शेयर कर दीजिएगा, तो फिर आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल धैलेंद्र जी, बहुत बढ़िया। कार्तिकी जी आ चुकी, प्रियंका जी, रेणुका जी, अनीता जी भी हैं। बिल्कुल रिलैक्स म्यूजिक जी, बहुत बढ़िया। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और सबसे बड़ी बात कि देखिए, खुद पर आप अपने विश्वास रखिए। अगर आपको अपने ऊपर विश्वास है खुद पर कि मैं कर लूंगा, तो फिर बाकी सब कुछ अपने आप हो जाएगा। इसलिए अपने ऊपर विश्वास रखिए, अपनी मेहनत पर विश्वास रखिए। बाकी चीजें आपके लिए सब ऑटोमेटिक बनती चली जाएंगी, रास्ते अपने आप खुलते चले जाएंगे। बस अपने आप पे विश्वास रखिए। पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन देखिए, आपको क्लियर दिख रहा है? एक बार आप लोग प्लीज कंफर्म कर दीजिएगा कि क्वेश्चंस आपको क्लियर दिख रहे हैं कि नहीं, ये जरूरी है, ठीक है। धैलेंद्र जी, वीरेंद्र जी, क्वेश्चन सब कुछ विजिबल है? जहां तक तो दिख रहा है सब बढ़िया है। ओके, आइए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, पहला ही प्रश्न आपको कूट से स्वागत करें। क्योंकि आप जब क्वेश्चन पेपर उठाएंगे, सुनिएगा, जब आप क्वेश्चन पेपर उठाएंगे, हालांकि हम आपको टीचिंग इंटरेस्ट शिक्षण अभिरुचि की बात करते हैं, पहला ही क्वेश्चन आपको कूट में मिलेगा। आप क्वेश्चन पेपर करके आएंगे ना, आप बोलेंगे मैम आपने बोला था पहला क्वेश्चन कूट वाला होगा, और कूट वाला ही आ गया, ठीक है। तो चलिए पहले प्रश्न को सॉल्व करते ध्यान से। उच्चतर शिक्षा पर कोठारी आयोग की कुछ मुख्य सिफारिशें, ठीक है। उच्चतर शिक्षा पर कोठारी आयोग की कुछ मुख्य सिफारिशें, ठीक है। यहाँ पे कुछ सिफारिशें दिया है, आप ध्यान से इन सिफारिशों को पढ़िएगा। देखिए, आप पढ़ रहे हैं उससे पहले आपको थोड़ी जानकारी दे देना चाह रहे हैं, छोटी सी जानकारी देना चाह रहे हैं। देखिए, कोठारी आयोग आया था, ठीक है, क्योंकि इससे रिलेटेड आपको आगे चीजें बताएंगे। कोठारी आयोग, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात, जो कोठारी आयोग है, देखिए इसी को, एक होता है माध्यमिक शिक्षा आयोग और एक होता है राष्ट्रीय शिक्षा आयोग। तो जो कोठारी आयोग है इसी को राष्ट्रीय शिक्षा आयोग कहते हैं। मुदालियर आयोग को माध्यमिक शिक्षा आयोग कहते हैं, ठीक है। ये राष्ट्रीय शिक्षा आयोग है, ठीक है। और सबसे महत्वपूर्ण, अभी हम जितनी चीजें हम आपको बता रहे हैं ना, इसी पे आगे क्वेश्चन बना है। पहली बात, कोठारी आयोग राष्ट्रीय शिक्षा आयोग को ही कहते हैं। इसके अध्यक्ष थे, ठीक है। अगर बात करें इसके अध्यक्ष की, तो इसके अध्यक्ष कौन थे, वही कमेंट करिएगा आप लोग। अध्यक्ष थे दौलत सिंह कोठारी, ठीक है, दौलत सिंह कोठारी। ओके, दूसरी बात, ये कब आया? ये कब आया? 1964 से 66 माना जाता है, 64 में, ठीक है। और मतलब स्वतंत्र भारत में ये सबसे पहला हम कह सकते हैं आयोग था। ये ध्यान रखिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। स्वतंत्रता के बाद इसे नियुक्त किया गया था, ये पहला था स्वतंत्रता के बाद, ठीक है, इसको लाया गया था। ये पॉइंट भी क्लियर रखिएगा। आपको समझ में आएगी यहां तक जितनी चीजें अभी हमने बताया? दौलत सिंह कोठारी, दौलत सिंह कोठारी, बहुत बढ़िया। सभी लोगों ने यहाँ पे एकदम सही बताया। मान लीजिए अगर आपसे डेट पूछा, ये तो हमने आपको 1964 बता दी, लेकिन मान लीजिए अगर डेट पूछा तो आप क्या कहेंगे, वो भी आपको क्लियर होना चाहिए। 14 जुलाई 1964 में, ठीक है, दौलत सिंह की अध्यक्षता में कोठारी आयोग का गठन हुआ। क्लियर है? ये आपका बना था। प्रोफेसर थे दौलत सिंह कोठारी। और आपको बता दें, दौलत सिंह कोठारी जो थे उस समय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के कह सकते सदस्य थे, या वहां पे ये एक अस्थायी आयोग के रूप में कार्य कर रहे थे, ठीक है, वहां पे अध्यक्ष थे। ये भी आप बात सुनिए। दो बातें क्लियर हो गई जी। 14 जुलाई 1964 डेट को याद रखना है, ठीक है। अब देखिए अगली बात करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बता रहे हैं, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, एक एक पॉइंट हम आपको क्लियर कर रहे हैं, और जहां भी न समझ में आप लोग जरूर बताइएगा, ठीक है। देखिए, आपको बता दें, जो नई शिक्षा नीति है वो 10 अगर बात ये 5+4+
5+3+3+4 है ना, तो इन्होंने भी कुछ कह सकते हैं कि पाठ्यक्रम के बारे में बताया था। इन्होंने 10+2+3 की अनुशंसा की थी। ये भी पूछता आया हुआ एग्जाम में। आपको बता दें, यहां से क्वेश्चन यूपीएससी में भी आता है, यहां से क्वेश्चन आपके यूपीएससी में आता है। और वहां पे एक बार ये पूछा था तो 10+2+3 का पाठ्यक्रम की इसकी भी अनुशंसा की थी दौलत सिंह कोठारी ने, यानी कोठारी आयोग के द्वारा 10+2+3। और अगर इसमें भी अगर आपको जानना है तो इसको 3 चरण बांटा था। एक क्या था आपका प्री स्कूल था, इसको भी जान लीजिएगा। एक प्री स्कूल था, दूसरा था प्राथमिक शिक्षा का, 3 चरण थे, ऐसे भी समझ लीजिएगा। यहाँ पे 3 चरण थे, पहला प्री स्कूल, दूसरा क्या था प्राथमिक शिक्षा चरण, ठीक है, प्राथमिक शिक्षा चरण, और तीसरा क्या था माध्यमिक शिक्षा चरण। ठीक है, ये 3 चरणों में इन्होंने डिवाइड किया था। क्लियर है? इन्होंने शिक्षा संरचना को 3 चरणों में डिवाइड किया था। पहला क्या हो जाएगा आपका प्री स्कूल हो जाएगा, ठीक है, दूसरा प्राथमिक शिक्षा का चरण, तीसरा माध्यमिक शिक्षा। अब देखिए माध्यमिक शिक्षा आप कंफ्यूज कर सकता है, ये निम्न माध्यमिक शिक्षा, ये भी जान पड़ेगा, ये क्या आपका निम्न माध्यमिक शिक्षा। उम्मीद करते हैं इतनी बातें समझ गए होंगे। अब ये जितना हमने आपको पढ़ाया ना, इस पे आपको क्वेश्चन मिलने वाले आगे, जितना हमने आपको बताया है इस पे आगे आपको क्वेश्चन मिलने वाला है। क्लियर है? चलिए आइए इस पे सॉल्व करते हैं पहला प्रश्न। ठीक है, क्या है देखिएगा। उच्चतर शिक्षा पर कोठारी आयोग की कुछ मुख्य सिफारिशें, नए पाठ्यक्रम प्रारंभ करने से बचना, शिक्षकों का चयन राष्ट्रीय स्तर पर हो, उच्चतर शिक्षा के विस्तारण पर प्रतिबंध लगाना चाहिए, विश्वविद्यालयों को स्वायत्तता प्रदान करना चाहिए, सतत मूल्यांकन प्रणाली को समाप्त करना चाहिए। बताइए क्या लगता है? फर्स्ट कभी वीरेंद्र जी ने बताया BDE, ओके, और सभी सबको आंसर देना है। पहला काम है कि आंसर सबको देना है, ठीक है, ये आपका दायित्व, ये आपका कर्म है, ये आपका धर्म है। बताइए बी ऑप्शन। अब देखिए हम आपको बता दें, ध्यान रखिएगा, नए पाठ्यक्रम प्रारंभ करने से बचना। अरे भाई अभी तो हमने बताया ना 10+2+3, अभी तो हमने बताया 10+2+3, तो ये बात तो गलत हो जाएगी, ये पहला गलत हो जाएगा, यहाँ पे ए तो नहीं होगा। जब ए नहीं है तो डी और ए को यहां से हटाते हैं, ये दोनों हमारे एलिमिनेट हो गए। कूट में एलिमिनेशन मेथड ही एकमात्र रामबाड़ी, ये बात ध्यान रखिएगा, इसीलिए तो प्रतिदिन आपको क्वेश्चन करा रहे हैं ताकि आप इससे भली भांति इसको समझ सके। अब बात करते हैं शिक्षकों का चयन राष्ट्रीय स्तर पे हो, ये बात है, ये बात सही है, ध्यान रखिएगा, शिक्षकों का चयन राष्ट्रीय स्तर पर होना चाहिए, ये बात भी सही है। फिर उच्चतर शिक्षा के विस्तार प्रतिबंध, बिल्कुल इन्होंने उच्चतर शिक्षा के विस्तार पर प्रतिबंध लगाया, ये भी बात सही है। कोठारी आयोग की बात करें, ध्यान रखिएगा, किसकी बात करें यहाँ पे? कोठारी आयोग की बात करें, ठीक है। फिर विश्वविद्यालय को स्वायत्तता प्रदान करना, बिल्कुल ये बात भी सही है कि जो विश्वविद्यालय उनको स्वायत्तता प्रदान करना, यानी प्रोवाइड ऑटोनॉमी टू द यूनिवर्सिटीज, ठीक है, विश्वविद्यालयों को भी स्वायत्तता प्रदान करना, ये बात भी सही है। लेकिन सतत मूल्यांकन प्रणाली को समाप्त करना ये गलत हो जाएगा। ये तो वैसे पॉजिटिव निगेटिव देखेंगे तो ये तो ऐसे गलत हो जाएगा, डी ऑप्शन, सतत मूल्यांकन प्रणाली को समाप्त करना नहीं, बच्चों का सतत मूल्यांकन होना चाहिए, ये तो पॉजिटिव भी तो हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, बी सी डी। जिन्होंने सी बताया उनका करेक्ट है, जिन्होंने सी बताया है उनका आंसर एकदम सही है। हमने क्वेश्चन सीरीज पे आते हैं। अगला, भारत में भाषा के लिए त्रिभाषा फॉर्मूला, ठीक है, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला। अब देखिए 3 भाषा समझिएगा कैसी है, 3 भाषा सूत्र, त्रिभाषा सूत्र की बात करें, कौन लाया? तो कोठारी आयोग, हंटर कमीशन, या हमारा यशपाल समिति, या राष्ट्रीय शिक्षा नीति, ये NEP है भाई, NEP, ठीक है, 2020 बोल रहा है, और जो 1986 था वो NPE था। तो त्रिभाषा सूत्र की बात करें, जैसे देखिए पहली भाषा अगर मान लीजिए आपकी पंजाबी है, सपोज दैट, तो दूसरे पे आपकी हिंदी आनी तय है, दूसरी भाषा आपकी क्या हो जाएगी? हिंदी आ जाएगी, और तीसरी भाषा कोई भी आधुनिक भारतीय भाषा हो जाएगी, अंग्रेजी, आधुनिक भारतीय भाषा या अंग्रेजी। देखिए पहले दूसरे पे हिंदी आना तय है,
देखिए हिंदी भाषी राज्य है तो पहला हिंदी हो जाएगा, दूसरा आपका जो भी लैंग्वेज होगा। लेकिन गैर हिंदी भाषी राज्य है तो पहला आपका जो भी लैंग्वेज होगा आपका क्षेत्रीय भाषा, लेकिन दूसरे में हिंदी आ जाएगा। तो ये कोठारी आयोग का, ठीक है, त्रिभाषा सूत्र की अनुशंसा किसने की थी? कोठारी आयोग, जो कि आप लोगों ने बताया। डी ऑप्शन कौन बता रहा है भाई? जी नहीं, ठीक है, इसकी सबसे पहली अनुशंसा किसने की थी? कोठारी आयोग ने किया था त्रिभाषा सूत्र के लिए, जानते रहिएगा। दौलत सिंह कोठारी, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग। समझ में आया? यहां तक सबको क्लियर है? चल, हंटर आयोग पता है ना, 1982, ये भी जानते रहेगा, 82-83, ठीक है। हंटर आयोग की बात करें 1982-83। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या, ध्यान देखिएगा। भारत में पाश्चात्य शिक्षा की वास्तविक शुरुआत कहां से होती है? पाश्चात्य शिक्षा की बात करते हैं, ये बड़ा वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप बीएड डीएलएड करेंगे ना तो उस समय आपके सेमेस्टर एग्जाम में यहां से क्वेश्चन 100% आता है। ये क्या है? 1813 का चार्टर अधिनियम है, 1793 का चार्टर अधिनियम है, 1929 का शारदा अधिनियम है। शारदा नियम पता है ना क्या? भारतीय शिक्षा पर मैकाले का भाषण, मैकाले का विवरण पत्र 1835। क्या लगता है इस क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा? तो क्या बता रहे हैं आप लोग? डी ऑप्शन बता रहे हैं यहाँ पे। बेहतर, 1835। पूजा जी ने डी बताया। सभी लोग एकदम फटाफट आंसर करिए, कोई भी आंसर से छूटना नहीं चाहिए, ये बात ध्यान रखिएगा, सबको उत्तर देना है। बेहतर, बेहतर जी। आइए, तो मोस्टली लोगों ने आंसर कर दिया है और लगभग सभी का आंसर यहाँ पे डी आ रहा है। सभी का आंसर क्या आ रहा है? डी, ठीक है। पूजा जी ने भी बताया, सभी लोगों ने बताया। देखिए देखिए 1813 का चार्टर अधिनियम था। 1813 का क्या था? चार्टर अधिनियम आया था। 1793 का चार्टर अधिनियम, 1929 का शारदा अधिनियम था, और भारतीय शिक्षा पर मैकाले के विवरण पर, तो देखिए ये है क्या? लॉर्ड मैकाले थे। इन्होंने अपना विवरण पत्र दिया था 1835 में, और इसे ही पाश्चात्य शिक्षा की वास्तविक शुरुआत की जाती है। हालांकि 1813 के चार्टर अधिनियम से भी शुरू हो गया था, लेकिन वास्तविक शुरुआत की बात करते तो क्या जाता है आपका? 1835। क्लियर है? समझ में आया? इसकी शुरुआत 13 से हो गई थी, लेकिन वास्तविक जो शुरुआत मानी जाती है वो 1835 में मानी जाती है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने बता दिया। बेहतर, बेहतर। और ये आप लोगों ने नहीं बताया 1913 का शारदा अधिनियम, किसी ने अभी तक कमेंट नहीं किया? किसी का कमेंट नहीं है अभी तक शारदा अधिनियम पे। ओके, कोई बात नहीं, हम बता दे। देखिए ये है हमारा क्या? बाल विवाह निरोध। ये क्या था भाई? 1929 में बाल विवाह निषेध। ठीक है, बाल विवाह निषेध से संबंधित 1929 का, ठीक है, शारदा अधिनियम। हर विलास शारदा के नाम पे बना था। क्या? हर विलास शारदा। ये दो बातें जान करेगा, ये भी हमारी शिक्षा आयोग से रिलेटेड है। क्लियर है? बात समझ आई? चलिए बहुत बढ़िया। एज को डिफाइन किया गया था ना इसमें, एज को डिफाइन किया गया था। क्लियर है? आगे बढ़े जी। बिल्कुल, आइए नेक्स्ट सीरीज पे आते, अगले क्वेश्चन पे। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या है? कोठारी आयोग के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर डीएस कोठारी, डॉक्टर डीपी कोठारी। क्या बात है, कोठारी है लेकिन सब में कूट दे दिया है। बहुत बढ़िया, मजेदार क्वेश्चन, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। सो बताइए आप लोग जल्दी से। फोर्थ का अन्नपूर्णा जी ए। देखिए कुछ लोग ए बता रहे, कुछ लोग बी बता रहे हैं। अरे भाई बी पूरा नाम तो हमने बताया ना, दौलत सिंह कोठारी है, अभी तो हमने थोड़ी देर बताया। ये है कौन? दौलत सिंह कोठारी। दौलत डीएस, यानी डीएस होगा। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ऐसे भी फंसाएगा जी, बिल्कुल ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट सीरीज पे आते हैं। उनकी रिपोर्ट, अब ये है नरेंद्र देव समिति, मुदालियर आयोग जिसको माध्यमिक शिक्षा आयोग कहते हैं, राधा कृष्ण आयोग कहते हैं, कोठारी आयोग। ठीक है,
उनकी रिपोर्ट निम्नलिखित समितियों आयोग में से किसने सिफारिश की थी, बताइएगा, कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए विज्ञान, शिक्षा और अनुसंधान यानी खोज को उच्च प्राथमिकता मिलनी चाहिए। क्या मिलनी चाहिए? इसको उच्च प्राथमिकता मिलनी चाहिए। दो चीजों को लेके बताया था, ठीक है। एक तो विज्ञान शिक्षा के लिए और दूसरा अनुसंधान के लिए। नरेंद्र देव समिति, मुदालियर आयोग, लक्ष्मण स्वामी मुदालियर थे। राधा कृष्ण आयोग या कोठारी आयोग, क्या लगता है? नेहा जी ने डी बताया है, गुंजन जी ये बता रहे, सभी लोग आंसर करते हैं, बहुत बढ़िया। अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं सोच रहे आप लोग कि मैम कोठारी आयोग बताइए, तो कोठारी आयोग से रिलेटेड होगा, ठीक है। बिल्कुल, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्या हो जाएगा? कोठारी आयोग। ध्यान रखिएगा, कोठारी आयोग ने राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए विज्ञान, शिक्षा और अनुसंधान को उच्च प्राथमिकता मिलनी चाहिए, ऐसा कहा था। किसने? कोठारी आयोग ने। बात समझ आई सबको? दो बातें याद, विज्ञान, शिक्षा और दूसरा अनुसंधान को, ठीक है, समझ गए? बहुत बढ़िया। राधा कृष्ण आयोग 1948 जानते रहेगा, 4850। अगला है, कोठारी आयोग ने राष्ट्रीय आय का यानी अर्थव्यवस्था एक निश्चित प्रतिशत शिक्षा में निवेश करने की सिफारिश की थी। जो कोठारी आयोग था, उन्होंने सिफारिश की थी कि 10%, 8%, 6%, 5%, कितने प्रतिशत शिक्षा में निवेश किया जाएगा, बताइएगा। 6 नंबर क्वेश्चन। जहां पे मतलब कि टीचर ज्यादा है, बच्चे कम हैं, तो वहां से टीचर को हटा के दूसरी जगह करा जाएगा, ये इसको बोलते हैं, ठीक है, बैलेंस करना। बहुत बढ़िया। कितना परसेंट था? 6% जानते रहेगा। कितना परसेंट? 6%। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला है हमारा क्वेश्चन, क्या? स्वतंत्र भारत में निम्नलिखित में से किस आयोग समिति ने शिक्षा के सभी स्तरों पर ध्यान दिया? राधा कृष्णन आयोग, कॉमन सेंस, मुदालियर आयोग, कोठारी आयोग, आचार्य राममूर्ति समिति। अभी तो हमने थोड़ी देर पहले पढ़ाया इसके लिए, क्या बात है, बहुत बढ़िया। अभी थोड़ी देर पहले हमने इसके बारे में बताया ना, बेहतर। अच्छा, ये बताइए, किसको विश्वविद्यालय आयोग कहा जाता है? विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग कहा जाता है। जैसे इसको माध्यमिक शिक्षा आयोग जानते हैं हम लोग, ठीक है, ये क्या है? माध्यमिक शिक्षा आयोग। कोठारी आयोग को क्या कहते हैं? राष्ट्रीय शिक्षा आयोग कहते हैं। उसी तरह किसको विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग कहते हैं? किसको विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग कहते हैं? कौन बताएगा? यस, योगेश जी ने एकदम बताया, बहुत बढ़िया। इसी को विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के नाम से जाना जाता है, जानते रहेगा, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के नाम से जाना जाता है। किसको? राधा कृष्ण आयोग को, ठीक है, समझ में आया? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। बातें समझिए इतना आप लोगों को। चलिए, और आपको पता है यूजीसी की स्थापना भी इनके द्वारा ही की गई थी। यूजीसी की स्थापना तो स्वतंत्र भारत में निम्नलिखित में किस आयोग समिति ने शिक्षा सभी स्तरों पर काम किया? 10+2+3, ये हमारे कोठारी आयोग। किसके द्वारा है ये? कोठारी आयोग के द्वारा। अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको इसके बारे में बताया। मुदालियर आयोग पे चर्चा कर लेते हैं। मुदालियर आयोग पे चर्चा कर लेते हैं। कब आया था मुदालियर आयोग? 52-53, 1952-53। ये स्वतंत्रता के बाद है, लेकिन इसमें आपको बता दें शिक्षा के सभी स्तरों पर ध्यान नहीं दिया गया था। आप कहेंगे मैम मुदालियर आयोग भी तो हमारा भारत आजाद हुआ तो उसके बाद आया था, बट ये शिक्षा के सभी स्तरों पे इसने काम नहीं किया था। लेकिन हमको बताना है स्वतंत्रता के बाद और शिक्षा के सभी स्तरों पे काम किया, वो हमारा कोठारी आयोग है। वो कौन सा आयोग है? कोठारी आयोग। बातें समझिए सबको, क्लियर है? बहुत बढ़िया, ओके जी। और हाँ, राममूर्ति, बिल्कुल आचार्य राममूर्ति समिति की बात करें तो 1990 याद रखिएगा। आचार्य राममूर्ति समिति की बात करें तो क्या याद रखना आपको? 1990। क्लियर है? चलिए, और पता है क्यों आया था? इनका नाम ये राममूर्ति की अध्यक्षता में राममूर्ति समिति बनी थी। और ये पता है किसने बनी थी? जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 आई थी, उसी की अनुशंसा करने के लिए ये बनाया गया था, आचार्य राममूर्ति समिति। ठीक है, नेक्स्ट सीरीज पे आते हैं। अगला है, किसने सतत शिक्षा का सुझाव दिया? अभी पहले क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ा, बच्चों का सतत मूल्यांकन पर प्रतिबंध लगाया जाएगा।
ऐसा उसने नहीं माना, तो वो कौन है? मुदालियर आयोग, लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, चड्ढा आयोग है, चड्ढा ही थे, कोठारी आयोग है, भोरे समिति। बताइएगा। बहुत बढ़िया, बिल्कुल रुचि जी करेक्ट है, निधि जी, नेहा जी बेहतर, तृप्ति जी बहुत बढ़िया, प्रदीप जी बहुत सुंदर, सभी लोगों का आंसर काफी अच्छा आ रहा है, बेहतर। किसने किया था? कोठारी आयोग ने। बहुत बढ़िया जी, ये हमारा ऑप्शन बी सी इज राइट आंसर। और कोठारी आयोग ने इसी लाइन को बोला था, बुनियादी साक्षरता की निरंतरता बनी रहे। इन्होंने क्या बोला? बुनियादी शिक्षा की साक्षरता की निरंतरता, या बुनियादी शिक्षा साक्षरता की निरंतरता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सीरीज पे आते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू एजुकेशन कमीशन विच लैंग्वेज शुड बी यूज इन प्राइमरी एजुकेशन फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टूडेंट। बताइए भाई, प्राथमिक शिक्षा पे किस भाषा का यूज करना चाहिए? रीजनल लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज, या हमारी माँ की भाषा? ये तो वैसे ही आंसर हो जाएगा जी, बिल्कुल राम प्रकाश जी बहुत बढ़िया। आप लोग एक बार क्लास को शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है? क्लास को जरूर शेयर किया कीजिए, तो ये हो जाएगी हमारी मातृभाषा। प्राथमिक शिक्षा जो होनी चाहिए वो किस भाषा में होनी चाहिए, और यही बात एनईपी 2020 बोला गया, लेकिन एनईपी 2020 में ये भी बोला गया बहुत अच्छा हो, मतलब ऐसा सिफारिश किया उन्होंने कि और भी अच्छा हो अगर 8वीं तक मातृभाषा का यूज हो, ऐसा उन्होंने बोला है। एनईपी 2020 में आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट है 10+2+3 पैटर्न ऑफ एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया वाज रिकमेंडेड बाय कोठारी कमीशन, राधाकृष्णन कमीशन, बलवंत राय मेहता कमीशन, या जनार्दन रेड्डी कमीशन कमिटी। नाम कितना सुंदर है ना, बहुत बढ़िया जी। कार्तिकी जी, सभी लोगों का आंसर करेक्ट जा रहा है, बेहतर, बहुत बढ़िया, क्या बात। चलिए क्या हो जाएगा ये आपका? कोठारी आयोग। क्या? कोठारी आयोग। नेक्स्ट सीरीज पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 को ध्यान से देखिएगा। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि क्या कह रहा है क्वेश्चन? 11 नंबर क्या कह रहा है आपसे क्वेश्चन? एनसीएफ 2023। देखिए एनसीएफ 2023 की थोड़ी सी हम आपको कहानी बता दें। हाँ फेमस है ये, और फेमस तो है ही, फेमस रहना भी जरूरी है, ठीक है। हम आपको क्या बता रहे थे? यस, एनसीएफ के बारे में। देखिए एनसीएफ 2005 तो फेमस है, सबको पता है एनसीएफ 2005, ठीक है। इसके बाद एनसीएफ 2009 भी आया था, लेकिन ये शिक्षक से रिलेटेड था। जो एनसीएफ 2009 आया था ना, ये हमारे शिक्षक से रिलेटेड था। किससे रिलेटेड था? शिक्षक से, इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ध्यान रखिएगा। ये किससे रिलेटेड? शिक्षक शिक्षा के लिए था। इसके बाद एनसीएफ 2009 के बाद आया, जानते रहिएगा, एनसीएफ 2022 आया था। क्या आया था? एनसीएफ 2022। अब एनसीएफ 2022 जो था ये फाउंडेशनल स्टेज, ठीक है, ध्यान रखिएगा। एनसीएफ 2022 जो था ये फाउंडेशनल स्टेज से रिलेटेड था। किससे? फाउंडेशनल स्टेज से। उसी तरह इसका एनसीएफ 2022 के बाद एनसीएफ 2023, ठीक, एनसीएफ 2023 आया, और जो एनसीएफ 2023 था वो स्कूल एजुकेशन यानी स्कूल शिक्षा से रिलेटेड था। किससे? स्कूल शिक्षा से रिलेटेड, ठीक है। तो जी जी लोकेश्वरी जी, बिल्कुल बिल्कुल आपका नाम है यहाँ पे। तो सभी लोगों ने अब आंसर करिए, क्या होगा? अब आंसर करिए। देखिए एनसीएफ 2023 के तहत शिक्षा का कौन सा चरण अधिक औपचारिक, यहाँ औपचारिक बोला, सब लोगों ने यह ऑप्शन लगा दिया। यहां औपचारिक बोला है भाई, आप फाउंडेशनल स्टेज अकॉर्डिंग टू एनईपी 2020 फाउंडेशनल स्टेज हम समझते ना, 3 साल का प्री स्कूल हो जाएगा, और क्लास 1 और 2 यही तो फाउंडेशनल स्टेज है। यहाँ पे औपचारिक कहाँ होगा? अभी तो बच्चों को खेल कूद संगीत इसके माध्यम से सिखाया जाता है। आप ऑप्शन ए कैसे ले सकते हो भाई? जो हमारा ये फाउंडेशन स्टेज, ये बच्चों की नींव रखी जाती है यहाँ पे, ये औपचारिक तो कतई नहीं हो सकता, और सब लोगों ने औपचारिक रख दिया।
औपचारिक शिक्षा का प्रारंभ जो होता है वो प्रीपैरेटरी से स्टार्ट होता है, यानी क्लास 3 हो जाएगा। यहाँ पे कह रहे ना कौन सा चरण अधिक औपचारिक, और मान लीजिए चलो ठीक है ऑप्शन ए मान लेते हैं हम, फाउंडेशन औपचारिक है, लेकिन इसमें क्या बोला, अधिक औपचारिक बोला है। परिवेश, अधिक औपचारिक परिवेश में क्रमिक भागीदारी को प्रोत्साहित करते हुए गतिविधि और खोज आधारित शिक्षा साथ को जोड़ देता है, ये आपका प्रीपैरेटरी हो जाएगा। इसमें पता है, अगर आपको यहाँ आप हमने चार आपको बताया, यहाँ पे ये चारों जो हैं ये एनईपी के द्वारा पाठ्यक्रम जो नया बना है वो है 5 साल का फाउंडेशनल स्टेज, 3 साल का प्रीपैरेटरी, 3 साल का मिडिल स्टेज और 4 साल का हो जाएगा आपका द्वितीयक स्टेज, सेकेंडरी स्टेज। ठीक है, अब ये जो और बात करें यहाँ पे 3 से 18 वर्ष के बालकों की बात कही गई है, ये भी जानते रहेगा, 3 से 18 वर्ष के बालकों की बात की गई है। जो 5 साल का फाउंडेशन है, 3 साल का बाल वाटिका कक्षा 1 और 2, इसके बाद बात करते प्रीपैरेटरी में कक्षा 3, 4, 5, इसके बाद मिडिल की बात करते 6, 7, 8, इसके बाद सेकेंडरी की बात करते 9, 10, 11 और 12। एज भी जानते रहेगा, ठीक है, ये आपका एज भी जानते रहेगा। जो फाउंडेशनल स्टेज है 3 से 8 वर्ष होगा, प्रीपैरेटरी 8 से 11 वर्ष होगा, मिडिल स्टेज 11 से 14 वर्ष होगा, द्वितीयक स्टेज सेकेंडरी स्टेज 14 से 18 वर्ष होगा, इसलिए 3 से 18 वर्ष। नेक्स्ट सीरीज पे आते हैं। ठीक है, आमतौर पर सीखने की अक्षमता कठिनाइयों वाले बच्चों में नजर कमजोर होने के कारण पढ़ने में परेशानी होती है, नजर कमजोर के कारण पढ़ने में परेशानी, अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने में समस्या है, ये तो अधिगम अक्षमता से रिलेटेड ही नहीं है। एक जैसे दिखने वाले अक्षर और वर्ड को लेकर भ्रम, सा को वाज दिख जाना, मानक बुद्धि परीक्षण के माध्यम से निदान बहुत कम बुद्धि लब्धि होती है, ऐसा कुछ नहीं है। तो क्या होगा, अधिक औपचारिक बोला है तो नहीं, स्टार्टिंग है ये, वो आपका क्लास 1 से स्टार्ट हो जाएगा, वो आपका प्रीपैरेटरी से स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए सभी लोगों ने आंसर कर दिया, बहुत बढ़िया प्रिया जी। क्या हो जाएगा भाई, हैव कंफ्यूजन विथ लेटर एंड अल्फाबेट दैट लुक लाइक, सा को वॉस पढ़ना, ए से को से पढ़ना, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित युग्म है? ठीक है, कौन सा सही सुमेलित है? बहुत बढ़िया। अब देखिए आपको मिलान करना है, ये रचनात्मक मूल्यांकन का मिलान करिए, योगात्मक मूल्यांकन का। इस क्वेश्चन में आपको गलत आंसर नहीं देना है, क्योंकि हम प्रतिदिन ये पढ़ा रहे हैं आपको, डेली यहाँ से क्वेश्चन कराने, क्योंकि एक क्वेश्चन बनता है यहाँ से, इसको गलती नहीं करना है। पहले पढ़िए और जल्दीबाजी मत किया करिए आप लोग। कोई ट्रेन छूट रहा है, ठीक है, किसी का ट्रेन छूट रहा है, बस छूट रहा है, तब जल्दीबाजी करे, समझ में आता है। इसका आंसर करिएगा। सबसे पहला आंसर मुझे अविनाश जी का मिला है डी। हाँ बिल्कुल, युक्ति युक्तिकरण के बाद ही तो आएगा, पहले वो प्रोसेस तो हो जाए। ठीक है, 15 जून के बाद। प्रियंका जी 13 का डी, राम प्रकाश जी सी, मंजुलता। पढ़िए सब लोग, कोई जल्दी उत्तर देता है, कोई देर से उत्तर देता है। आप अभी कंपेयर मत करिए खुद का किसी से, आप खुद को देखिए, खुद का आकलन करिए कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। बहुत बढ़िया। सो फाइनली आंसर आना स्टार्ट हो चुका है और सबके आंसर जो है वो काबिले तारीफ है। बहुत बढ़िया, बेहतर। प्रतिदिन हम आपको पढ़ा रहे हैं, एक ही टॉपिक, एक ही चीज पढ़ा रहे हैं। क्या, देखिए रचनात्मक मूल्यांकन, फॉर्मेटिव असेसमेंट, यह निर्धारित करना कि छात्र कक्षा से पहले और बाद में क्या कर सकता है, ये निर्धारित नहीं करता। ये क्या है, ये बच्चों का एक तरह से कह सकते हैं कि बच्चा जब सीख रहा है तो क्यों सीख रहा है, क्यों नहीं सीख रहा है, इसमें निदान और उपचार का कंडीशन होता है, ना कि पहले और बाद में क्या कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, ये तो गलत हो गया। अगला है योगात्मक मूल्यांकन, इसमें पेपर पेंसिल परीक्षण के साथ साथ गैर लिखित व्यवहारों के विषय विवरण शामिल है। नहीं, गैर लिखित व्यवहार तो नहीं होगी, लिखित रहता तो औपचारिक रहता, गैर लिखित व्यवहार इसमें शामिल नहीं होंगे। गैर लिखित व्यवहार आपके रचनात्मक में चला जाएंगे, ये गलत हो जाएगा। मानदंड संदर्भ मूल्यांकन, विशेष विषयों की महारत हासिल करना, नहीं, मानदंड क्या है, पहले से नंबर फिक्स हो जाते हैं, उस नंबर से तुलना करके बच्चे का मूल्यांकन करते हैं, ये नहीं होगा। मानक संदर्भ मूल्यांकन, बच्चे परफॉर्मेंस कर रहे हैं, बच्चों के परफॉर्मेंस की एक दूसरे से तुलना करके हम मूल्यांकन करते हैं, यानी साथियों के प्रदर्शन की तुलना करता है, ये हो जाएगा मानक संदर्भित मूल्यांकन। ठीक है, नॉन रेफरेंसेस असेसमेंट, यानी जब बहुत सारे बच्चे परफॉर्म कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, सीख रहे हैं, उन बच्चों में एक दूसरे में तुलना करना, वो आपका मानक संदर्भित मूल्यांकन हो जाता है। जानते रहिएगा। बहुत बढ़िया, सभी लोगों का आंसर क्या है, करेक्ट है।
नेक्स्ट सीरीज पे आता है। बेहतर। बचपन में सामाजिकरण का प्राथमिक केंद्र क्या था? बचपन में सामाजिक प्रभाव के बिना स्वतंत्र सोच विकसित करना। अरे सामाजिक प्रभाव के बिना, बचपन में तो हम अपने माता पिता के कांटेक्ट में तो रहते ही हैं, तो सामाजिक का प्रभाव तो हमारे पर पड़ेगा, हम उससे स्वतंत्र थोड़ी रह सकते हैं। सामाजिक मानदंडों मूल्यों का ज्ञान प्राप्त करना, बच्चों को सांस्कृतिक मूल्यों से अलग करना या अनुवांशिक व्यवहार को सुदृढ़ बनाना। पहली बात, सामाजिकरण का अनुवांशिकता से कोई लेना देना नहीं, एक ईस्ट और एक वेस्ट हो जाता है। सामाजिकरण वातावरण में आएगा और अनुवांशिकता जस्ट अपोजिट हो जाएगा। अब बच्चों को सांस्कृतिक मूल्यों से अलग कर देगा तो ये तो आपके लिए गलत हो जाएगा। सामाजिक प्रभाव के बिना स्वतंत्र सोच विकसित करना, हम तो सामाजिकरण की बात कर रहे हैं ना, तो क्या हो जाएगा? बहुत बढ़िया रेणुका जी बेहतर, तृप्ति जी बेहतर, रामांचल जी बहुत बढ़िया, रोमांचल जी बेहतर। चलिए निधि जी करेक्ट है, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर, यानी सामाजिक मानदंडों और मूल्यों का ज्ञान प्राप्त करना। बच्चे परिवार से मूल्य, नैतिक अनैतिक, अच्छा खराब ये सब सीखना प्रारंभ कर देते हैं। ठीक है, परिवार सामाजिकरण का प्राथमिक कारक है। लेव वाइगोस्की के अनुसार भाषा और विचार के बीच क्या संबंध? पहले थोड़ा सा आपसे 30 सेकंड थ्योरी सुन लीजिए, देन आप लोग उत्तर करिएगा। देखिए वाइगोस्की और पियाजे की बात आते हैं। पियाजे का कहना था, देखिए पियाजे ने साफ सुथरी बात कही थी कि भाई पहले विचार आता है, अब ये विचार आपकी भाषा सीखने में मदद करता है, यानी जो सर्वे सर्वा वो विचार हो गया। लेकिन वाइगोस्की ने पियाजे को उल्टा नहीं बोला था। अक्सर लोग कहते हैं कि वाइगोस्की पियाजे को उल्टा, पियाजे उल्टा, नहीं ऐसा नहीं बोला था। वाइगोस्की ने बोला था भाषा और विचार दोनों एक साथ विकसित होते हैं और दोनों पैरेलल चलते हैं और आगे चल के आपस में मिल जाते हैं, ये दो बातें। अब इस पर उत्तर दीजिएगा। आपको बताना है कि लेव वाइगोस्की के अनुसार भाषा और विचार के बीच क्या संबंध है? भाषा और विचार एक दूसरे से स्वतंत्र है। भाषा और विचार विकास की जटिल विनिमय प्रक्रिया, विनिमय मतलब एक दूसरे के एक्सचेंज वाली, ठीक है। भाषा विचार को आकार नहीं देती है, विचार भाषा को आकार देते हैं। बताइएगा, देखिए ये विचार भाषा को आकार देते, ये पियाजे वाला कंडीशन है। ये जो चौथी लाइन है ना पियाजे की है, तो क्या हो जाएगा? बहुत बढ़िया मंजू जी भी बेहतर, कुंज बिहारी जी, प्रीति जी बहुत बढ़िया, दिव्या जी बहुत बढ़िया, सही है सबका। भाषा और विचार एक दूसरे स्वतंत्र है नहीं, भाषा और विचार विकास की जटिल और विनिमय प्रक्रिया है, मतलब लैंग्वेज एंड थॉट आर कॉम्प्लेक्स है और इंटर रिलेटेड प्रोसेस ऑफ द डेवलपमेंट, यही ध्यान रखिएगा, इंटर रिलेटेड एक दूसरे से संबंधित है। बट भाषा विचार को आकार नहीं देते, देते हैं, विचार भाषा को आकार देते हैं, ये पियाजे का कहना है। तुम्हारा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी हमारा हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। सबको क्लियर है, समझ में आया? नेक्स्ट सीरीज पे चलें, ठीक है। आई नेक्स्ट अगला है, निम्नलिखित में से अवधारणा के निरूपण का कौन सा क्रम बच्चों की संज्ञान क्षमता के उत्तरोत्तर विकास के अनुसार है? Which of the following sequence of representational of concept in is accordance with children's gradual development of the cognitive? ये पता है ये क्वेश्चन किसका है? जब बात करें रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉन्सेप्ट, दैट इज जेरोम ब्रूनर, ये है जेरोम ब्रूनर, ये भी हमारे कॉग्निटिविस्ट संज्ञानवादी है, ठीक है। क्रिया आधारित मतलब पहले क्रिया आधारित, फिर छवि आधारित, फिर संकेत, ठीक है। एक्शन आप इन जेरोम ब्रूनर से आप सॉल्व करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। एक्शन बेस्ड, इमेज बेस्ड, सिंबल बेस्ड, छवि इमेज, फिर सिंबल देन एक्शन, सिंबल एक्शन इमेज, सिंबल इमेज एक्शन। क्या लगता है बताइए? डी ऑप्शन। देखिए जेरोम ब्रूनर ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया। इन्होंने बताया बालक अपनी अनुभूतियों को 3 तरह से व्यक्त करता है, और ये तीनों स्तर है ना, ये जो 3 स्टेज है, ये पियाजे से मिलते जुलते हैं। देखिए पहला जो स्टेज है वो है इनएक्टिव, यानी इसको बोलते हैं सक्रियता, ठीक है। तो ये तो हो गया ना क्रिया, बच्चा हाथ पैर उठाना पलटना, मतलब हाथों को हिलाना, ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग। फिर दूसरा हमारा क्या, सक्रियता के बाद दूसरा हमारा क्या है, इसको इनएक्टिव, आइकॉनिक और सिंबॉलिक बोलते हैं इंग्लिश में भी, ठीक है। इनएक्टिव, आइकॉनिक। दूसरा क्या है आप समझ सकते हैं, आइकॉनिक, ठीक है, आइकन में जाएगा। प्रतीकात्मक बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? प्रतीकात्मक, आइकॉनिक। और तीसरा सांकेतिक यानी सिंबल हो जाएगी, ठीक है। ये जो पहली अवस्था है ये पियाजे के
एसएमएस से रिलेटेड है, सेंसरी मोटर स्टेज से। जो दूसरा हमारा आइकॉनिक है, ये पियाजे के प्री ऑपरेशनल स्टेज से रिलेटेड है। और जो तीसरा है सांकेतिक है, ये पियाजे के सीओएस और एफओएस से रिलेटेड है। ध्यान रखिएगा। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? पहला। ठीक है, इनएक्टिव, आइकॉनिक एंड सिंबॉलिक। ठीक है, पहले बच्चा क्रिया के द्वारा सीखता है, फिर चित्रों के माध्यम से सीखता है, और फिर सांकेतिक यानी फॉर्मूला बनाने लगता है। ठीक है, जैसे H2O हो गया, ठीक है, पाई की वैल्यू हो गई, ये सब। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि स्थानिक बुद्धि से संबंधित है? ये स्थानिक बुद्धि है, आप किसी भी चित्र का या किसी भी छवि को अपने माइंड में कल्पित कर लेते। ठीक है, किसी भी स्थान की छवि आप अपने मस्तिष्क में बना लेते। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं, मन की आंखों, ठीक है, मन की आंखों से दुनिया का निर्माण करना, ऐसा भी बोल सकते हैं। ठीक है, मन की आंखों से दुनिया की आसानी से कल्पना करना, ये भी आप बोल सकते हैं। मन की आंखों से आप दुनिया के बारे में कल्पना कर सकते हैं। प्रियंका जी ने ये बताया, सब लोगों ने, बहुत बढ़िया। ठीक है, मोस्टली लोगों ने ये बताया, जो कि देखते हैं सही है कि गलत, वो भी बताते हैं। आइए देखिएगा, स्थानीय बुद्धि संबंधी, पहले में यह महसूस करना कि कब विनम्र होना है, विनम्रता से कोई लेना देना नहीं। मौखिक अनुनय करना यानी वर्बल परसुएशन करना, दैट इज नॉट करेक्ट। परिकल्पना का विकास और परीक्षण करना, एक जटिल उपकरण को एकत्र करके जोड़ना। फिर से पढ़िए आप लोग, आप क्या करें, डेवलपिंग तक तो ठीक था, लेकिन टेस्टिंग हाइपोथेसिस कहां से आ गया भाई? परीक्षण करना। स्थानिक बुद्धि में क्या होता है, आप कल्पना के द्वारा किसी भी वस्तु, किसी भी चीज को आकार देते हो। ठीक है, तो ये क्या है, एक जटिल उपकरण है, स्पेस स्थानिक बुद्धि। ठीक है, जो क्या करता है, वो एकत्र करके जोड़ना, यानी किसी भी उपकरण को एकत्र करके जोड़ना। जैसे जो आर्किटेक्चर होते हैं, जब घर का निर्माण करते हैं, तो पहले जैसे कहाँ वॉशरूम होगा, कहाँ बेडरूम होगा, कहाँ किचन होगा, ये जो अलग अलग पार्ट, इनको एक करके जोड़ा जाता है ना, तो ये हमारा ऑप्शन बी होगा। ठीक है, यानी असेंबलिंग अ कॉम्प्लेक्स एप्लियंस, ये हमारे स्थानिक बुद्धि से रिलेटेड हो जाएगा। आप लोग परीक्षण करना कहां से आएगा? ठीक है, ये भी तो ध्यान रखना है आपको। क्लियर है सबको? चलिए जी, नेक्स्ट सीरीज पे आते हैं। अगला, कॉग्निटिव लोड थियरी सजेस्टेड दैट, देखिए एक नया सिद्धांत है आज आप लोगों के लिए, और ये नया सिद्धांत आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, ये है जॉन स्वेलर ने दिया था, संज्ञानात्मक भार का सिद्धांत। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, संज्ञानात्मक, बाकी आप लोग पढ़ते रहिएगा, संज्ञानात्मक भार का सिद्धांत। ठीक है, सबको क्लियर दिख रहा है? संज्ञानात्मक भार का सिद्धांत है ये, और ये 1980 के दशक में आया था, और ये जो लाया गया था जॉन स्वेलर के द्वारा। किसके द्वारा लाया गया था? जॉन स्वेलर। स्वेटर मत कर दीजिएगा, ठीक है, प्रतिपादक। चलिए पढ़िए, जब मानसिक संसाधनों पर दबाव पड़ता है तो सीखने की क्षमता बढ़ती है। ये कौन है भाई? जब आप पे मानसिक दबाव पड़ेगा तो सीखने की क्षमता बढ़ेगी कि घटेगी? जब शिक्षण पद्धतियां संज्ञानात्मक संरचना के साथ संरेखित होती हैं तो सीखना अधिकतम हो जाता है। सीखना केवल मानसिक संलग्नता के निम्न स्तर पर ही घटित होता है, गलत। सीखना अल्पकालिक स्मृति की क्षमता पर निर्भर नहीं करता, बिल्कुल करता है, ये भी गलत। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। जब शिक्षण पद्धतियों को हम अपने कॉग्निटिव स्ट्रक्चर, संज्ञानात्मक संरचना के साथ हम संरेखित करते हैं, जोड़ते हैं, तो हमारा सीखना क्या हो जाता है? अधिकतम हो जाता है। कॉग्निटिव स्ट्रक्चर की बात करिए, एक पियाजे ने संप्रत्यय दिया था, आपके पास जितनी मानसिक योग्यताएं हैं, उन मानसिक योग्यताओं के कह सकते हैं संगठन को हम लोग संज्ञानात्मक संरचना बोलते हैं। ठीक है, कॉग्निटिव स्ट्रक्चर बोलते हैं, सबकी संज्ञानात्मक संरचना अलग अलग होती है। अब यही कॉग्निटिव स्ट्रक्चर अगर एक्टिवेट हो जाता है तो इसको मानसिक क्रिया बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या है? मेंटल ऑपरेशन बोलते हैं, मानसिक क्रिया बोलते हैं। ये दोनों कौन से हमारे पियाजे ने दिया था, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। सभी लोगों ने बताया है, मंजुलता जी ने भी बताया है, वीरेंद्र जी ने बताया, अविनाश जी, बहुत बढ़िया। चलिए जी जी जी, बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट सीरीज, पियाजे और वाइगोस्की के सिद्धांतों में एक प्रमुख समानता, आपको समानता ढूंढना है, असमानता नहीं ढूंढना, ध्यान रखिएगा।
बच्चों की स्वयं की शिक्षा में संलग्नता और जुड़ाव, स्वयं की शिक्षा में संलग्नता और जुड़ाव, संज्ञान प्रक्रिया में संस्कृति की भूमिका, समानता, दोनों लोगों ने वही बात बोली होगी, भाषा और विचार में संबंधों के बारे में उनके चिंतन, बच्चों के विकास में चरण जैसी प्रगति पर ध्यान। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताइए। सी ऑप्शन सब लोगों ने, भाषा और विचार के संबंधों के बारे में, भाषा और विचार के संबंध में तो अलग है ना भाई। समानता क्या है, पियाजे ने बोला पहले विचार आता है बाद में भाषा आती है, विचार द्वारा भाषा बनती है। वाइगोस्की ने बोला दोनों साथ साथ चलता है। समानता कहां से हुआ, भाषा विचार के बीच संबंधों के बारे में उनके चिंतन, कहां समान है भाई, समानता कहां नहीं है, समानता नहीं है ये, ठीक है, समानता नहीं है। अब देखिए बच्चों के विकास में चरण जैसी प्रगति, ऐसा कुछ नहीं, उन्होंने 4 चरण बताया था, उन्होंने कोई चरण नहीं बताया हमारे वाइगोस्की ने, ये भी गलत हो जाएगा। संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में संस्कृति की भूमिका, संस्कृति के बारे में केवल वाइगोस्की ने बोला है, पियाजे ने नहीं बोला है, ऑप्शन बी कट गया। बच्चों की स्वयं की शिक्षा में संलग्नता और जुड़ाव, ठीक है, संलग्नता और जुड़ाव, ये ऑप्शन हमारा ए, यानी इन्वॉल्वमेंट एंड एंगेजमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन देयर ओन लर्निंग, ठीक है। कैसे कैसे करेगा, पियाजे कहते थे वो स्वतंत्र रूप से सीख सकता है, और जाहिर सी बात है वाइगोस्की कहते हैं किसी की मदद से, लेकिन बच्चे की क्षमता का ही तो विकास होता है, ठीक है। इन्वॉल्वमेंट एंड एंगेजमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन देयर ओन लर्निंग, यानी ऑप्शन ए इज राइट आंसर। बच्चों की स्वयं की शिक्षा में उनकी संलग्नता और जुड़ाव, ये पियाजे में भी है और ये वाइगोस्की में भी है, ऑप्शन ए इज राइट सर। चलिए पढ़िए आप लोग ध्यान से, ऐसे ऐसे क्वेश्चन, अभी आपको लग रहा होगा, अब तो आपको पक्का लग रहा होगा ना कि आपकी तैयारी तो कुछ है ही नहीं, ठीक है, इसलिए जल्दीबाजी मत करिए, सोच समझकर उत्तर दीजिए आप लोग। अच्छा यहाँ पे आंसर चेंज करें, वहां पे आंसर चेंज करने का मौका नहीं मिलेगा, ओके। चलिए क्लास अच्छी लग रही हो तो आप लोग जरूर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। 4 वर्ष की रिया को उसके माता पिता से डांट पड़ती है जब वह सब्जियां खाने से इनकार करती है, वो कहती है कि मुझे ग्रीन वेजिटेबल नहीं खाना, मुझे बर्गर पिज्जा खाना है, ठीक है, तो मम्मी पापा डांटते हैं जंक फूड खाने से। प्रतीकात्मक खेल खेलते हुए रिया इस व्यवहार का दोहराव अपनी गुड़िया पर करती है कि अगर हरी सब्जी नहीं खाओगी तो तुम्हें भी डांट पड़ेगी, ठीक है, वही चीज अपने गुड़िया पे भी कर रही रिया। उसका व्यवहार क्या है, प्राथमिक सामाजिकरण, द्वितीयक सामाजिकरण, परिपक्वता, अनुमानता। क्या गुड़िया द्वितीय सामाजिकरण में चला जाएगा भाई क्या, जी बिल्कुल, बढ़ते चलिए भाई। सामान्य ज्ञान की क्लास डेली होती है, अभी आपकी 1 तारीख सामान्य ज्ञान की क्लास स्टार्ट हो जाएगी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए तो ये चूंकि परिवार से रिलेटेड है, और आपको बता दें ये प्रतीकात्मक खेल खेल रही है, बताइए रिया पियाजे के अनुसार किस स्टेज में है, रिया पियाजे के अनुसार किस चरण में है भाई, किस अवस्था में है, पहली दूसरी तीसरी, तो ये प्री ऑपरेशनल स्टेज में है, जो कि 2 से 7 वर्ष होता है। जब प्रतीकात्मक ढंग से सोचना ये हमारा दूसरे स्टेज में होता है, और ऐसा वो कर रही है, इसको एनिमिज्म बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, एनिमिज्म, निर्जीव को सजीव समझना। उसकी मम्मी उसको खिला रही थी, अब वो अपनी गुड़िया को भी खिला रही है, गुड़िया को भूख लगती होगी, सूरज को गर्मी लगती होगी, ठीक है, तो ये आपका एनिमिज्म होता है, जानते रहेगा। बाकी ये हमारा प्राथमिक सामाजिकरण है, प्राइमरी सोशलाइजेशन में जाएगा, ठीक है। बैच नहीं यहाँ होगा, एमसीक्यूज होगा, ठीक है, यहाँ पे क्लासेस तो हो चुकी है ना उसकी, अब आपका प्रैक्टिस होगा यहाँ पे। अधिगम नए व्यवहार का अधिग्रहण या परिपक्वता के परिणाम स्वरूप, अनुभव के परिणाम स्वरूप, दोनों, इनमें से कोई। ये क्वेश्चन आज का धमाकेदार है, देखते हैं। सभी जी, अविका जी, वीरेंद्र जी, आप लोग पे, मृत्युंजय जी, मंजुलता जी, आप लोग पे निगाहें ज्यादा रहेंगी, आप लोग क्या आंसर लेते हैं। इक्कीस का सी, क्या बात है। सुशीला जी ने सी, ज्योति जी ने भी सी बताया है, सी बताया, अविनाश जी ने, शिवांगी जी भी सी बता रहे, क्या बात है, ठीक है। ये वही हो गया, खोदा पहाड़ निकली चुहिया, ठीक है, देखने में बड़ा लगे घाव करे छोटा वाला कंडीशन है, लेकिन ये क्या है,
देखन में छोटा लगे घाव करे गंभीर वाला क्वेश्चन है। सब लोगों ने सी बता दिया, खटाखट एकदम। और अगर मेरे भावनाओं से आप समझ गए कि मैम इस तरह बोल रही तो पक्का सी गलत है, तो कोई और ऑप्शन लगा देते हैं, ऐसा सोच लिए रहे होंगे। चलिए अब सुनिएगा, देखिए कुमार ध्वज जी ध्यान रखिएगा, अमिता जी, सभी जी ने डॉटेड कोई बात नहीं। आपको पता है बालक के विकास को प्रभावित करने वाले दो ही कारक है, एक तो अनुवांशिकता और दूसरा क्या, वातावरण। ठीक है, एक प्रकृति है और दूसरा क्या है, पोषण है। ठीक है, एक जन्मजात है और दूसरा क्या है, अर्जित है। एक जैविक है, दूसरा सामाजिक है। उसी तरह एक परिपक्वता है तो दूसरा अनुभव है। ये पांचों एक ही चीज है। अनुवांशिकता वातावरण कहिए, प्रकृति पोषण कहिए, जन्मजात अर्जित कहिए, जैविक सामाजिक कहिए, परिपक्वता अनुभव कहिए। परिपक्वता संबंध अनुवांशिकता से होता है। ठीक है, तो देखिए अधिगम, अब आप बताइए अधिगम जो होता है वो वातावरण से संबंध, अभी हमने क्या बोला, परिपक्वता और अनुभव। क्या हमने बोला, परिपक्वता और अनुभव। अब यहाँ पे कह रहे अधिगम नए व्यवहार का अधिग्रहण। अब जो नया व्यवहार है आपको वातावरण से मिलेगा ना, जो नया व्यवहार है आपको वातावरण से मिलेगा कि अनुवांशिकता से मिलेगा। कह रहा है कि अधिगम नए व्यवहार का अधिग्रहण या के परिणाम से पुराने व्यवहार को मजबूत या कमजोर करता है। तो परिपक्वता अनुवांशिकता तो कहीं से नहीं आएगा, जब ए नहीं होगा तो सी भी नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या देगा, अनुभव। अधिगम नए व्यवहार का अधिग्रहण या अनुभव के परिणाम से पुराने व्यवहार को मजबूत या कमजोर करना। कभी पढ़े हैं क्या, अधिगम परिपक्वता के द्वारा होता है, अधिगम 3 के द्वारा ही होता है। एक तो हो गया क्या, अभ्यास, दूसरा क्या हो गया, प्रशिक्षण, तीसरा क्या हो जाए भाई, अनुभव। ठीक है, तुम्हारा ऑप्शन बी अनुभव यानी एक्सपीरियंस। समझ में आया? बेहतर, सब पलटी मार रहे, कोई बात नहीं। चलिए नेक्स्ट सीरीज पे आते हैं। आज का क्वेश्चन कोई छोड़ेगा नहीं, अगर आप लेट से जुड़े हैं तो वही है ना, दे रहा है दुरुस्त है वाला कंडीशन, आप पूरा इसको कर लीजिएगा। प्रतिदिन का आप लोग अपना जो रूटीन है उसको फॉलो करिए। अब आज क्वेश्चन छूट गए, सोचे कल कर लेंगे, कल कभी नहीं आता। यहाँ कोई हो जिसका कल आता हो तो फिर वो कल कर लेगा, बाकी कल तो कभी नहीं आता, जानते रहेगा। ठीक है, अब ये देखिए क्या है, सहकारी अधिगम। सहकारी मतलब क्या, कोऑपरेटिव, मिलजुल कर। सहकारी का मतलब ही होता है मिलजुल कर। अभी एडीओ में जैसे सहकारी है ना, बैंक, मिलजुल कर। ठीक है, मिलजुल कर काम करना। तो सहकारी अधिगम के तत्वों को इंगित करता है। देखिए ये पहला है, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 है ना। हाँ, आमने सामने की अंतरक्रिया, आमने सामने की अंतरक्रिया। ठीक है, सामूहिक दत्त कार्य, समूह में काम करना, व्यक्तिगत जवाबदेही। अगर आप 10 लोग मिलकर काम कर रहे हैं तो आप अपने काम के प्रति, आपका काम कैसा है, सही चल रहा है नहीं चल रहा, उसके प्रति जवाबदेही आपको रखनी पड़ेगी अपने खुद के। ऐसा नहीं कि आप समूह में काम करें तो आपका काम कैसा चल रहा है कैसा नहीं चल रहा है उसको छोड़ देंगे। आपको अपने काम के प्रति आपको जवाब देना पड़ेगा, यानी पर्सनल अकाउंटेबिलिटी ये भी होगा। फिर संज्ञानात्मक अधिगम। अब देखिए सहकारी अधिगम का संज्ञान अधिगम से कोई लेना देना नहीं, कोई लेना देना नहीं। सी ऑप्शन 2 1 4, 1 2 3, ऑप्शन डी जिन्होंने बताया करेक्ट है। जैसे मनीषा जी ने बताया बहुत बढ़िया, कुंज बिहारी जी ने भी बताया बहुत बढ़िया। व्यक्तिगत जवाबदेही समझे कि नहीं आप लोग, व्यक्तिगत जवाबदेही। आप कोई भी काम करते हैं तो समूह का हर सदस्य उस काम के प्रति जिम्मेदार होता है, आपको जवाबदेही देना पड़ता है। ठीक है, आई यानी ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, ये भी बहुत बढ़िया प्रश्न है। अ टीचर बिकॉज ऑफ हिज हर डेमोक्रेटिक नेचर अलाउ स्टूडेंट टू सिट ऑल ओवर द क्लास। बढ़िया है, अच्छा टीचर है। सम सिट टुगेदर एंड डिस्कस और डू ग्रुप रीडिंग, सम सिट क्वाइटली एंड read themselves, and parent does not like it. Which of the following may be the best way to handle the situation? कहना है ये कि एक शिक्षक अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण छात्रों को पूरी कक्षा में बैठने देता है। शिक्षक में लोकतांत्रिक व्यवहार होना चाहिए, स्वभाव होना चाहिए। कुछ एक साथ बैठते हैं हाँ और चर्चा करते हैं, कुछ समूह पठन करते हैं, कुछ चुपचाप बैठकर खुद पढ़ते हैं। एक माता पिता को यह पसंद नहीं है
निम्नलिखित में से कौन सा स्थिति को संभालने का सबसे अच्छा तरीका बताइएगा। एज अ टीचर, माता पिता को शिक्षक पर भरोसा दिखाना चाहिए कि शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए। मतलब माता पिता को शिक्षक पर भरोसा दिखाना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए। ठीक है, माता पिता को बच्चे को उस स्कूल से दूर ले जाना चाहिए। अभिभावक को शिक्षक खिलाफ प्राचार्य शिकायत करनी चाहिए। अरे भाई, शिक्षक का व्यवहार लोकतांत्रिक ही सबसे बेस्ट है। माता पिता को प्राचार्य से अपने वार्ड के अनुभाव को बदलने का अनुरोध करना चाहिए, शिक्षक को ही बदल दे। ठीक है जी, ऑप्शन ए हो गया, बिल्कुल ऑप्शन ए इज राइट आंसर। माता पिता शिक्षक पर भरोसा दिखाए कि टीचर जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, और जो भी समस्या बनती है समस्या पर माता पिता के साथ शिक्षक के साथ मिलजुल कर समस्या पर चर्चा करनी चाहिए। बिल्कुल। नेक्स्ट सीरीज, इन टीचिंग लर्निंग इंक्वायरी ट्रेनिंग प्रोसेस कैन बी फैसिलिटेटेड बाय। शिक्षण अधिगम में पूछताछ प्रशिक्षण प्रक्रिया को कैसे सुगम बनाया जा सकता है। एक बच्चे को एक समस्या को स्थिति जैसे कि एक प्रकरण, प्रयोग, कहानी इत्यादि के साथ प्रस्तुत करना और उससे पूछताछ करने के लिए कहना। हाँ, ये बात भी सही है। आप कोई प्रकरण, कोई टॉपिक दे दीजिए और फिर उससे रिलेटेड बच्चे से क्या कर लीजिए, आप पूछ लीजिए। ये बात भी सही है, ये भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, छात्रों को ऐसे प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना जिनका उत्तर हाँ या ना में दिया जा सकता है। छात्रों को ऐसे प्रश्नों को पूछने के लिए प्रोत्साहित करना जिसका उत्तर हाँ या ना में दिया जा सकता है। ठीक है, आप यहाँ पे बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित भी कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न पूछने के लिए आप प्रोत्साहित करने, तो ये गलत में मत लीजिएगा इसको। ठीक है, अगली बात, नए डेटा का चयन करना या मौजूदा डेटा को नए तरीके से यह देखने के लिए व्यवस्थित करना कि क्या होगा यदि चीजें अलग तरीके से की जा सकती है। ये बात भी सही है। तो क्या आएगा इसमें, ठीक है। चलिए, सभी लोग क्या बता रहे हैं। कीर्ति जी ने बी बताया है, आंसर करिए सभी लोग। चलिए देखिए, इसमें पहला भी सही है, दूसरा भी सही और तीसरा भी सही है। तुम्हारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। 1 2 3 सभी, ठीक है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। समझ में आया। देखिए ये आप एक्चुअली क्या है ना, अगर आप सोचिए कि मैम तीसरा भी मतलब क्यों, मतलब सेकंड क्यों होना चाहिए। देखिए पूछताछ अधिगम की बात करें, अगर पूछताछ अधिगम को ध्यान रखा जाए तो जाहिर सी बात है आपको कोई टॉपिक दे दिया जाएगा। अब उस टॉपिक से रिलेटेड क्या करेंगे, आप पूछेंगे 2 को क्यों ले रहे। देखिए एक्चुअली क्या है ना, ये पूछताछ प्रशिक्षण प्रक्रिया है भाई, पूछताछ प्रशिक्षण प्रक्रिया। तो आप छात्रों ऐसे प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करेंगे जिनका उत्तर हाँ या ना में दिया जा सकता है। ऐसा नहीं कि दिया जाना चाहिए ही, क्या है, आप ऐसे प्रश्न पूछने के भी प्रोत्साहित कर सकते हैं जिनका उत्तर हाँ या ना में दिया जा सकता है। ये आपको पढ़ने में भी निगेटिव नहीं लग रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट सीरीज, कक्षा में छात्र समस्या को भागों में तोड़ते हैं, तोड़ लिया, और उसका विश्लेषण करते हैं, विश्लेषण कर लिया, फिर तार्किक और व्यवस्थित रूप से भागों को हल करने का प्रयास करते हैं, प्रयास कर लिया। यह सोच शिक्षार्थियों को क्या बनाती है, निरीक्षण कर एक ऑब्जर्वर बनाती है। ऑब्जर्वर में ऊपर ऊपर देखना होता है, गलत। निष्क्रिय शिक्षार्थी, गलत। अब वैज्ञानिक अन्वेषण और खोजकर्ता, आपको 2 में से एक उत्तर देना है, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर और डिस्कवर। देखिए साइंस है, ठीक है, सुव्यवस्थित क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं, ये आप लोग बचपन से पढ़ते हैं। उस हिसाब से आपको आंसर देना है, उस हिसाब से आपको आंसर करना है। ठीक है, हितेश जी सी बता रहे हैं और रामदास जी ने डी बताया, स्नेहा जी, अनीता जी, बहुत बढ़िया। देखते हैं सी डी। देखिए खोजकर्ता, डिस्कवरर, वो एक खोज करता है, शिक्षार्थी खोजकर्ता बनाती नहीं। देखिए यहाँ पे बच्चा ना बड़ा सीक्वेंस से काम करना है, पहले भागों को तोड़ करके उसका विश्लेषण कर रहा है, फिर तर्क लगा रहा है, फिर तार्किक रूप से लॉजिक लगा कर उसको व्यवस्थित कर रहा है। तो ये सब एक वैज्ञानिक अन्वेषण के लक्षण है, ये सब एक साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर के लक्षण है। ये सोच शिक्षार्थी को वैज्ञानिक अन्वेषक बना रही है। ठीक है, वैज्ञानिक अन्वेषक, देखिए दोनों में कितना अंतर दिया है ना। अगला प्रश्न बहुत बढ़िया जी, मस्तिष्क मानचित्रण में शामिल चरणों का उचित क्रम क्या है, बताइएगा। ये है क्या, द प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ द स्टेप इन्वॉल्व इन द माइंड मैपिंग। ध्यान दीजिएगा, उपशीर्षकों को जोड़ना, विषय को केंद्र में लाना, प्रत्येक उपशीर्षक के लिए मुख्य बिंदु और सहायक विवरण को जोड़ना,
इससे उत्कृष्ट और यादगार बनाने के लिए अपनी कल्पना करना। अब चूंकि देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले ही से कूट से आपका आंसर आ जाएगा, दोनों पॉजिटिव है, बट दिव्या जी क्वेश्चन कहे क्या रहा है उसको भी तो हमें रिलेट करना है ना। अगर इमली भी खट्टी होती है, आम भी खट्टी होती है, लेकिन इमली के बारे में पूछे तो इमली ही बताना पड़ेगा ना। 2 1 3 4, क्या बात है बबीता जी, बहुत बढ़िया, काफी देर से उत्तर। नेहा जी सी, बिल्कुल। देखिए पहले हम क्या, हम माइंड मैपिंग कर रहे, तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, विषय को केंद्र में लाना। सबसे पहले एक एक कहानी समाप्त, याद कर, 2 पहले आ गए ना, बस बन गया। आप 2 देख लीजिए यहाँ पे। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, पहला स्टेप हो जाएगा हमारे विषय को केंद्र में लाना। फिर इसके बाद क्या करेंगे, विषय ला दिए, अब इस विषय के उपशीर्षक को क्या आप जोड़ेंगे, यानी पहला हो जाएगा। इसके बाद क्या, प्रत्येक उपशीर्षक के लिए मुख्य बिंदु और सहायक विवरण को जोड़ेंगे, और अंततः गत्वा उत्कृष्ट और यादगार बनाने के लिए अपनी कल्पना चित्र छवियों का उपयोग करेंगे। इसी को माइंड मैपिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, माइंड मैपिंग। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ठीक है, माइंड मैपिंग करने के लिए आपको सब्जेक्ट लाना पड़ेगा, फिर उस सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी उपशीर्षक है उसको जोड़ना पड़ेगा, फिर उस शीर्षक का नाम देने के लिए आपको अलग से उसका एक्सप्लेनेशन, उसका विवरण को जोड़ना पड़ेगा, और लास्ट में छवि निर्माण। नेक्स्ट सीरीज है, इसको पढ़िए। इतना बड़ा प्रश्न है लेकिन है बहुत इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन देखिए कितना बड़ा और ऑप्शन कितने छोटे हैं, लेकिन पढ़िए अच्छे से, ध्यान से। ओके, चौथी कक्षा की छात्रा रिंकी और निक्की स्कूल के बाहर छत पर बैठी थी। उनकी बस छूट, बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ध्यान से उत्तर दीजिएगा। उनकी बस छूट गई, बस छूट गई थी, ठीक है। अब उन्हें निर्णय लेना था कि क्या सूक्ष्म मार्ग से चलना चाहिए, छोटे रास्ते से चलना चाहिए, या बस तक प्रतीक्षा करें जब तक उनकी माताएं ध्यान न दे कि वे घर नहीं पहुंची, तो फिर वो आगे काम करेंगे। मुझे लगता है, वो लोग बोलते हैं, मुझे लगता है कि हमें रास्ते पर चलना शुरू कर देना चाहिए, और शायद हम वहां पहुंच जाएं इससे पहले कि वे ध्यान दे कि हम बस से चूक गए। मुझे लगता है, फिर वो कहती है, मुझे लगता है कि हमें इंतजार करना चाहिए, कहीं हम रास्ते पे चलते हैं और हमारी माता हमें लेने के लिए आ जाए, तो वे हमें नहीं देखेंगी और वे चिंता करेंगी। बस का छूटना काफी बुरा है। अगर मेरी माँ मुझे नहीं ढूंढ पाई तो वह सचमुच में पागल हो जाएगी। दोनों लड़के किस प्रकार की समस्या समाधान में लगी हुई है। ह्यूरिस्टिक, ह्यूरिस्टिक समझ रहे हैं ना, खोज विधि। स्कीमा संचालित, स्कीमा संचालित मतलब समझते हैं ना, जो आपकी याद में है, जो आपकी मेमोरी में, उसको आप क्रिएट मतलब उसको एक्टिव कर दीजिए, उसको लगा दीजिए। तीसरा कलम विधि, रटवाने वाली विधि होती है, एल्गोरिथम। और चौथा ऑल ऑफ द अबव। क्या लगता है, डी तो नहीं होगा, ऑल ऑफ द अबव कहीं से नहीं होगा नंदिनी जी, डी मत करिएगा। क्या लगता है, समझ कर, बोथ। ओके, देखिए ह्यूरिस्टिक की बात करें, ह्यूरिस्टिक के अंतर्गत हम जानते हैं ह्यूरिस्टिक विधि, खोज विधि कहते हैं ना, ह्यूरिस्टिक विधि, ठीक है। बी हो सकता है, फिर मुन्नी जी बी बता रही है, अबिका जी ने ए बताया है, ह्यूरिस्टिक मतलब खोज, बी ऑप्शन। देखिए अगर आप पूरा समझिए तो एक तरह से वो एक समस्या समाधान पे ही तो पहुंच रही है ना, वो अलग अलग तरीके बता रही हैं, वो अलग अलग रूप दे रही हैं, वो अलग अलग उत्तर दे रही है कि कहीं अगर हम लोग जब रिसर्च करते तो यही होता है ना वहां पे, यानी कि एक तरीके से आपको बताया था जो ह्यूरिस्टिक होता है, ह्यूरिस्टिक विधि में समस्या समाधान विधि इंक्लूड होता है। एक तरीके से दोनों अपना अपना तर्क दे रही है कि हम ये कर ले तो हो जाए, हम ऐसे कर ले तो ये हो जाए, क्योंकि इससे ये हो जाएगा, उससे वो हो जाएगी, सारी बातें चल रही है, ये हमारा ह्यूरिस्टिक विधि हो जाएगा, ठीक है। ह्यूरिस्टिक विधि की बात करें तो ये समस्या समाधान से रिलेटेड होता है, ये भी जानते रहेगा, ये समस्या समाधान से रिलेटेड होता है। और दोनों लड़कियां क्या है, समस्या समाधान में लगी हुई है, दोनों लड़कियां क्या है, समस्या समाधान में लगी हुई। चारों ऑप्शन समझा दे, देखिए चारों उपरोक्त सभी मतलब क्या होता है, जो एबीसी है ना वो सही होते हैं, उपरोक्त सभी का, ठीक है। कलन विधि, एल्गोरिथम विधि क्या होता है, ये एक रटवानी वाली विधि होती है। कलन विधि में क्या होता है ना, जो भी चरण होते हैं वो चरण आपके फिक्स होते हैं, हम कोई भी काम चरण दर चरण करते हैं, वो कलन विधि होता है, ठीक है। इसको बात करें स्कीमा संचालित, स्कीमा क्या होता है, देखिए जैसे बात करिए, ये आप पेन देख रहे हो, आपको हम पूछते हैं ये क्या है, आप ये कहते हैं कि मैम ये डिजिटल पेन है, तो इसकी जानकारी आपके पास है ना, दैट मीन्स जितनी जानकारी आपके माइंड में है वही आपकी स्कीमा में, जो भी याद कीजिए
किसी भी चीज को देखकर जो आप अर्थ लगाते हो वो स्कीमा होता है, ठीक है, उसी को आप संचालित कर दिए। बट यहाँ पे क्या आपका ह्यूरिस्टिक विधि हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ह्यूरिस्टिक विधि, ठीक है। समझ में आया आपको? देखिए ह्यूरिस्टिक विधि में समस्या समाधान को केंद्र में रखा जाता है। ह्यूरिस्टिक विधि लाई ही इसलिए गई थी ताकि समस्या समाधान हो सके, खोज इसलिए किया जाता है ताकि समस्या का समाधान हो सके, ठीक है, बात समझ में आई? आइए, और स्कीमा संचालन की बात कर तो ये भी समझ लीजिएगा कि कोई व्यक्ति किसी विषय के निर्णय पे पहुंचता है, ठीक है, निर्णय पे पहुंचना होता है, बट यहाँ पे लोग निर्णय पे थोड़ी पहुंचे, अभी तो वो लोग बात ही कर रहे हैं। नेक्स्ट सीरीज पे आते हैं। अभिकथन है रचनावादी ढांचे में बच्चे को समस्या समाधानकर्ता के रूप में देखा जाता है। यस, बच्चा प्रदान किए गए तथ्यों और सूचनाओं के बारे में खोज, जांच, प्रयोग और पूछताछ करके सीखता है। ओके, तो assertion reason are true and reason is the correct explanation of A. Both assertion reason are true and reason is not correct explanation of A. A true but are false, A false but are true. आंसर करिएगा। स्कीमा संचालन का तात्पर्य आप किसी निर्णय पे पहुंचना, वो लोग किसी निर्णय पे थोड़ी पहुंचे ही तेजी, ठीक है, बिल्कुल दोनों सही है, और दोनों क्या है, एक दूसरे की क्या करती है, व्याख्या करती है, दोनों एक दूसरे की क्या करती हैं, व्याख्या करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए, जब सुश्री नेहा, देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। जब सुश्री नेहा की कक्षा में नए छात्र आते हैं तो वह समझते हैं कि शुरू में उन्हें समायोजन की समस्या हो सकती है। कोई भी बच्चा है, हम ही आप कहीं किसी नई जगह जाए तो समायोजन में तो दिक्कत होगी एडजस्ट करने में। नए छात्रों को कक्षा की गतिविधियों में सहायता करने के लिए एक साथी के साथ जोड़ने के अलावा, मतलब बच्चा एडजस्ट कर ले तो उसको एक साथी के साथ जोड़ेंगे, इसके अलावा वह यह भी सुनिश्चित करती है कि वह उनकी मनोसामाजिक जरूरतों को पूरा कर सके, ठीक है। सुश्री नेहा की कक्षा में एक नए छात्र के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति उपयुक्त होगी, बताइएगा। छात्रों को यह योजना बनाने दें कि वे स्कूल में अपने दिन के दौरान क्या करना चाहेंगे। छात्रों को अपनी व्यक्तिगत जरूरतों की जिम्मेदारी लेने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, मतलब अपनी खुद की जिम्मेदारी वो खुद से ले सके, या सहायता प्रदान करें ताकि नए छात्र सक्षमता और सफलता की भावना महसूस कर सके। बिल्कुल, क्योंकि यहाँ समायोजन की बात कर रहे हैं ना, छात्रों को बताया कि वे स्कूल में जो संबंध बनाते हैं वे जीवन में बाद उनकी भावना तो भलाई और खुशी के लिए महत्वपूर्ण है। ऐसा क्या लगता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इंग्लिश की क्लास होती है आपकी आफ्टरनून में, इंग्लिश की क्लास आपको पूरी क्लास डेली चलती है भाई। चैनल पे आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस की रहिए, और सबसे अच्छा टेलीग्राम पे जुड़े, वहां पे पीडीएफ भी मिलेगा और आपको नोटिफिकेशन भी मिलेगा। सी ऑप्शन, बिल्कुल। यहाँ क्या हो जाएगा, सहायता प्रदान करें ताकि नए छात्र सक्षमता और सफलता की भावना को महसूस कर सके, मतलब वो अपने आप को एडजस्ट कर सके। अगला प्रश्न है, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को समूह चर्चाओं, समूह परियोजनाओं, भूमिका निर्वाह आदि जैसी कई समूह गतिविधियों में संलग्न करती है। यह अधिगम के जिस आयाम पर प्रकाश डालती वह भाषा निर्देशित अधिगम है, प्रतियोगिता आधारित अधिगम है, एक सामाजिक गतिविधि के रूप में, मनोरंजन के माध्यम से अधिगम। ये तो क्वेश्चन में ही हमारा आंसर लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन में ही हमारा आंसर है। आंसर करिए आप लोग। बहुत बढ़िया, मंजुलता जी, तृप्ति जी बेहतर, आध्या जी करेक्ट है, नंदिनी जी बेहतर। क्लास को साथ में आप लोग लाइक भी जरूर करते चलिए, ठीक है जी, बिल्कुल। ये कोई भाषा प्रतियोगिता नहीं भाई, तो ये कह रहे हैं ना समूह चर्चा, समूह परियोजना, समूह समूह समूह, तो ये क्या एक सामाजिक गतिविधि के रूप में अधिगम है, ये क्या एक सामाजिक गतिविधि के रूप में अधिगम है। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ये रहे आज के 30 क्वेश्चन। 30 क्वेश्चन की सीरीज में आपको कैसे मिले, और जैसे कि आपको बता दिया, अगर आपको उसकी पूरी थियरी क्लास चाहिए तो बहुत मिनिमम फीस में आप जोड़ सकते हैं, जिसमें आपको पूरे इंग्लिश की क्लास, पूरी टीचिंग इंटरेस्ट की क्लास, पूरी रीजनिंग की क्लास, पूरी जीके की क्लास, और पूरी आप कह सकते 5 क्लास होगी हिंदी की क्लास, ये 5 क्लासेस मिलेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि आपको टेस्ट दिए जा रहे हैं हर टॉपिक से पूरे टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन के साथ, वो भी आपको मिल जाएंगे, वो भी जानते रहेगा मात्र 499 में, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा अवसर है, और अभी कुछ दिन बाद ये इंड हो जाएगा, ये 499 वाला जो कोर्स है, ताकि सब लोग अपनी तैयारी में लग जाएंगे। तो इसका लाभ उठाइए, ठीक है। आप क्या करिए, 9170066499 पर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, या 8787045655 पर। और इसमें जो भी आपको नोट्स मिलेगा ना, सब हैंड रिटन है, सब पढ़ाए हुए हैं, जो टीचर पढ़ाते हैं
आप लोगों को वही नोट्स आपको प्रोवाइड किए गए ताकि आपके एग्जाम के लिए आपको लाभ दे सके। ओके, सो चलिए आज की क्लास को यही रखते हैं, फिर मिलते हैं कल की डेट में। और सभी क्लासेस हमारे चैनल पे होती है, तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सबसे अच्छी बात है आप टेलीग्राम चैनल पर जुड़े, वहां से आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और पीडीएफ भी मिल जाएगा। ओके, सो अभी के लिए फिलहाल सभी को धन्यवाद, जय श्री श्याम। आप लोग अपना ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए। ठीक है।